आज हम लोग एक ऐसे आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं जिसने महात्मा गांधी को भारत में लोकप्रिय बनाने की नींव रखी। आज हम ऐसे आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं जो गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आज हम उस आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं कि जो चंपारण के नेता राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसी के साथ मैं राजकुमार शुक्ल के बारे में बात करूं तो राजकुमार शुक्ल जो चंपारण के नेता थे, उन्होंने इस किसानों की दुर्दशा के लिए उन्होंने कई नेताओं से मिला, लेकिन किसी भी नेता ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन वह लगातार इस कार्य में लगे रहे और अंत में महात्मा गांधी उनके निमंत्रण पर चंपारण जाते हैं और इस आंदोलन को सफल बनाते हैं। इसीलिए मैं प्रतियोगी छात्रों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको चाहे अपने कर्तव्यों को कभी कर्तव्यों से नहीं डिगना चाहिए, हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते रहना चाहिए। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इस आंदोलन की चर्चा करने के पहले हम चंपारण के बारे में जान लें। चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। यह चंपारण 2 जिलों में बटा हुआ है। एक का नाम पूर्वी चंपारण है और दूसरे का पश्चिमी चंपारण। वहीं पर जो पूर्वी चंपारण है उसका मुख्यालय मोतिहारी है, जबकि पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है। और इसी चंपारण के क्षेत्र में ही नील किसानों की दुर्दशा को लेकर गांधी जी द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जो सफल रहा था। इसीलिए इस आंदोलन को चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब हम चर्चा नील किसानों की समस्या की करते हैं कि नील किसानों की क्या समस्या थी जिसके कारण गांधी जी के द्वारा इतना बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं, नील एक रंग होता है और यह एक फसल को पेर कर उससे निकाला जाता था, जिसका प्रयोग लोग कपड़े इत्यादि में करते थे। यह फसल चंपारण क्षेत्र में अधिक होती थी और उस समय उसकी बड़ी मांग थी। इसलिए अंग्रेजों ने वहाँ के पर इस फसल को प्रोत्साहन देने के लिए वहाँ के किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप लोग नील की खेती करिए और आप नील की खेती करिए, हम उसे खरीद लेंगे जिससे आपको भी फायदा होगा और हमको भी होगा। यह बात वहाँ के किसानों को ज़्यादा पसंद आई और वहाँ के किसानों ने नील की खेती करना शुरू कर दिया। इस प्रकार चंपारण के किसानों ने नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया और जब नील की खेती प्रारंभ किए तो उनके पास पैसा आने लगा और किसान काफ़ी खुश थे। उधर अंग्रेज भी उसको बेचकर खुश थे, अर्थात दोनों खुश थे, किसान भी खुश थे और अंग्रेज भी खुश थे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि जब दोनों खुश थे तो दिक्कत क्या थी और क्यों नील किसानों की ये दुर्दशा हुई, तो अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। नील किसानों की दुर्दशा की चर्चा करने के पहले एक इसमें शब्द आता है तिनकठिया पद्धत। तो तिनकठिया पद्धत क्या थी वो पहले जान लें। तिनकठिया पद्धत था कि आपके पास जितनी ज़मीन हो उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को तिनकठिया पद्धत के नाम से जाना जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करें। 3/20 का मतलब होता है अगर आपके पास 20 बीघा खेत है तो 20 बीघे में आपको 3 बीघे खेती करना अनिवार्य था। यही तिनकठिया पद्धत थी। नील किसानों की दुर्दशा कैसे शुरू हुई, अब उसकी बात करते हैं कि उस समय जर्मनी देश ने एक रासायनिक रंग तैयार किया जो नील की ही तरह काम करता था और वह चंपारण की नील से काफ़ी बढ़िया भी था और सस्ता भी था। उस समय जो जर्मनी का रासायनिक रंग था उसकी मांग मार्केट में बढ़ गई और अब लोग चंपारण का नील खरीदना बंद कर दिया, तो अंग्रेज़ों को घाटा होने लगा, तो उन्होंने नील की फसल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन वे अब किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे, क्योंकि किसानों और उनके बीच में समझौता हुआ था कि वो अपने कुल भूभाग के 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे। अब अंग्रेज
किसानों को मजबूर करने लगे इस नील की खेती के लिए। अब किसान क्या करता, जब उसकी फसल बिकेगी ही नहीं तो वह उसका उत्पादन क्यों करेगा। लेकिन अब अंग्रेज किसानों को डरा धमका कर कि यदि तुम इसे अनुबंध से बाहर जाना है तो आपको हमें हर्जाना देना होगा। अब किसान परेशान हो गए कि फसल बिक भी नहीं रही है और उसके ऊपर हर्जाना भी देना पड़ रहा है, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती उनसे पैसा वसूल रहे थे। उसी समय वहाँ के लोकल नेता राजकुमार शुक्ल थे। वे किसानों की दुर्दशा देख नहीं पा रहे थे, इसलिए वे बड़े बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उसी क्रम में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में हो रहा था। उसी समय राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई और महात्मा गांधी को उन्होंने चंपारण आने का निमंत्रण दिया। राजकुमार शुक्ल के इसी निमंत्रण पर 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंग्रेज़ों को यह जानकारी होती है, वहां के प्रशासन ने उन्हें जिला छोड़ने की धमकी दी। लेकिन गांधी जी बिना डरे उन्होंने चंपारण के बाहर जाने से इनकार कर दिया और गांव-गांव जाकर किसानों की दुर्दशा देखी और उन्होंने अब सत्याग्रह चलाने का संकल्प लिया। गांधी जी के इस सत्याग्रह के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसके खुद एक सदस्य के रूप में गांधी जी थे। इस कमेटी के अध्यक्ष सर फ्रैंक स्लाइस थे और सदस्यों में, जैसा मैंने गांधी जी का नाम लिया, राजा हरिहर प्रसाद थे, नारायण सिंह थे, डीजे रीड थे, सी रैनी थे, एलसी अदाई थे। और 4 अक्टूबर 1918 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 18 अक्टूबर 1918 को यह प्रकाशित कर दी गई। और गांधी जी यह बात समझाने में कमेटी को सफल रहे कि यह जो अनुबंध है इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और जो लिया जाने वाला हर्जाना है यह पूरी तरह से गलत है। और यह यहीं तक नहीं, जो हर्जाना पहले वसूल लिया गया था उसको अब 25% वापस भी करना होगा। इस प्रकार गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया उनका पहला सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, पूरी तरह से सफल रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी का किसने किसने साथ दिया था। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम, जेबी कृपलानी का नाम, अनुग्रह नारायण सिन्हा का नाम, मजहरुल हक का नाम, नरहर पारिक का नाम, श्री कृष्ण सिंह का नाम, महादेव देसाई का नाम प्रमुखता से ले सकते हैं। वहीं पर एक व्यक्ति यज्जी रंगा, वह भारतीय था जो गांधी जी की चंपारण आंदोलन का विरोध भी कर रहा था। अब हम बात चंपारण आंदोलन के महत्व की करते हैं कि उसका बाद के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहला अगर बात करें तो पहली बार किसान समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया और राष्ट्रीय नेताओं का सहयोग प्राप्त हुआ। वहीं पर अगर दूसरे महत्व की बात करें तो भारतीय लोग आंदोलन की एक नवीन प्रणाली सत्याग्रह से परिचित हुए। अगर अगले महत्व की बात करें तो आम जनता तथा किसानों के बीच में गांधी जी के प्रति विश्वास बढ़ा और गांधी राष्ट्रपिता बनकर उभरे। वहीं पर अगले महत्व की बात करें तो विकट परिस्थितियों में भी कैसे संयम और साहस रखा जाए, इसकी प्रेरणा मिली। वहीं अगले महत्व की बात करें तो किसानों की समस्या के समाधान हेतु अब कांग्रेस भी प्रयासरत हुई। वहीं पर अगर अगले महत्व की बात करें तो इस आंदोलन से ही प्रेरित होकर बाद में कई किसान आंदोलन भी चलाए गए, जैसे खेड़ा आंदोलन की बात करें, बारदोली आंदोलन की बात करें। वहीं पर इस आंदोलन को चलाने में जो सबसे ज़्यादा भूमिका जिसकी थी वह थी राजकुमार शुक्ल की, जिन्होंने निमंत्रण देकर गांधी जी को चंपारण बुलाया था। अगर मैं उनकी बात करूं तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा था कि एक अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया। तो आज हमने चर्चा
1917 में चलाए गए चंपारण आंदोलन की किए कि ये चंपारण आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा, ये चंपारण कहाँ है और नील किसानों की क्या समस्या थी और वह तीन कठिया पद्धति क्या थी और इस चंपारण आंदोलन का बाद में महत्व क्या पड़ा। आज इन सभी के बारे में हमने आपसे चर्चा की। तो निश्चित है आप चंपारण आंदोलन के बारे में खूब अच्छे से समझे होंगे, यह मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।